हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बिल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एनपीआर के बारे में, जो कि बहुत ही चर्चित है, जिसे कल अमित शाह जी द्वारा घोषणा किया गया इसका। तो चलिए देखते हैं एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसमें क्या होगा कि पूरे भारत में रहने वाले कोई भी नागरिक हो, चाहे वो गैर नागरिक हो या फिर नागरिक हो, सबका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। उसकी सारी जानकारियाँ एक रखी जाएंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा कल की गई, यानी 24 दिसंबर 2019 को किया गया। और इसके लिए बजट पेश किया गया है, जो कि 3,941 करोड़ रुपए के लगभग है। इसके ये साथ ही साथ जनगणना के लिए भी होगा, मतलब इसके साथ ही साथ जनसंख्या को जो जनगणना होती है उसके साथ चलेगा। जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। और देखिए, ये जो एनपीआर है ये किसके तहत होता है, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, जिसके अंतर्गत सीएए लाया गया, उसी के तहत ये भी किया जाएगा एनपीआर। और बात करते हैं जनसंख्या गणना की, जो हर 10 साल में होती है। जैसे 2011 में हुई थी, तो इस बार 2021 में संपन्न होगी। 2021 में पूरा डेटा दिया जाएगा। तो वो किसके तहत होता है, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। याद रखेंगे दोनों। दोबारा देखते हैं कि एनपीआर किसके तहत होता है, जो नागरिक अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसके तहत अभी सीएए लाया गया था, तो उसी के तहत ये किया जाएगा। और जनगणना किसके तहत होता है, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। अब देखिए ये कब से कब लागू किया जाएगा, तो ये अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक लागू होगा। और ये असम राज्य को छोड़कर बाकी पूरे देश में लागू होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो जो भी हो। मतलब कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य में मैंने एक राज्य छोड़ दिया, कौन सा, असम। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश, सभी में ये लागू होगा, कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं ये एनपीआर जो है वो लाया किस, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आता है। इसी के तहत ये कानून बनाया गया। तो हम पहले नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। देखिए, नागरिकता द सिटीजन एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 है क्या, इसके तहत संसद कानून बना सकती है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें नागरिकता के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। तो वो सब चीज़ें संसद पर छोड़ दी गई थी कि संसद किसी भी तरह से कानून बनाएगा नागरिकता के लिए। तो उसी के लिए 1955 में नागरिकता कानून अधिनियम की गठन किया गया था, जिसमें अभी तक टोटल लगभग 6 संशोधन हो चुके हैं। जो नागरिक अधिनियम 1955 इसमें लगभग 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। पहला संशोधन 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003। ये याद रखेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड है एनपीआर और एनआरसी। चौथा देखते 2005 में किया गया, पांचवा 2015 और छठा 2019 अभी किया गया है, जिसमें सीएए के लिए विवाद चल रहा है। सीएए या सीएबी कैब के लिए विवाद बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, अभी भी चल ही रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, नागरिकता अधिनियम जो 2003 अमेंडमेंट हुआ था, मतलब 2003 में जो संशोधन हुआ था, सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003, जो 2003 में संशोधन हुआ था, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। जो नागरिकता अधिनियम है उसमें 2003 वाला संशोधन, अभी जैसे हमने बताया, ये देखिए 2003 में जो संशोधन हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था। तो इसी में सबसे पहले एनपीआर की बात की गई थी। एनपीआर के बारे में सबसे पहले इसी में बताया गया, और एनआरसी के बारे में भी सबसे पहले इसी में कहा गया था। तो एनआरसी कोई अनलीगल नहीं, एनआरसी लीगल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनपीआर है क्या। देखिए, एनपीआर क्या है। एनपीआर देश के सामान्य नागरिकों की सूची है। जो भी सामान्य नागरिक होंगे, अभी हम सामान्य नागरिक के बारे में बताएंगे कौन से होंगे कौन नहीं, उनकी सूची होगी। इसमें गैर नागरिक और नागरिक दोनों तरह के लोग शामिल होंगे। जैसे कोई बाहर से आता है, विदेश से आता है, तो वो भी इसमें अपना रजिस्टर करवाएगा, उसके लिए मस्ट है। अगर आप भारत की सीमाओं के अंदर रह रहे हैं तो आपको एनआरसी करवाना अति आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भारत के अंदर रह रहे हो, चाहे आप निवासी हो या ना हो, आपको एनपीआर रजिस्टर करवाना आवश्यक होगा। देखिए, इसकी सूची कई तरीके से तैयार की जाएंगी, एक विलेज के, फिर सब टाउन पे, फिर सब डिस्ट्रिक्ट पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। देखिए, नेशनल लेवल पे सारे लोग आ जाएंगे, सभी लोगों का
नाम नेशनल लेवल पे होगा ही होगा। और जैसे पहले विलेज का, तो विलेज में कितने लोग, उनका नाम दर्ज किया जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी। तो इस तरीके से छोटे छोटे लेकर एक पूरे लेवल तक ये जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए समान नागरिक किनको माना गया, किनको NPR की आवश्यकता होगी। देखिए वह व्यक्ति जो किसी एरिया में 6 माह से रह रहा हो, उसे NRP करवाना आवश्यक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 6 माह से किसी जगह रह रहा है, मान लिया आप दिल्ली में रह रहे हो, 6 माह हो गए हैं आपको, तो NRP आपको जरूरी है करवाना। या फिर आप कहीं भी, मान लिया अभी दिल्ली में रह रहे हो आप, अभी 2 महीने हुए हैं और आप आगे रहना चाहते हो, तो आप यहाँ पे NRP करवा सकते हो। अगर आप चले जाओगे यहाँ से, तो आप जहाँ रहोगे वहाँ पे आपको NRP करवाना होगा, मतलब कि NRP आपको करवाना ही होगा। तो देखिए NRP के लिए हमें कौन कौन से डाटा की आवश्यकता पड़ेगी वो हम बात कर लेते हैं कि NRP में हमें क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी या क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें देखिए 2 प्रकार के आपको डाटा देने पड़ेंगे। पहला बायोमेट्रिक डाटा, दूसरा डेमोग्राफिक डाटा, जो भी हम जनगणना के समय देते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं बायोमेट्रिक में क्या क्या लिया जाएगा। पहला कि फोटोग्राफ आपका लिया जाएगा एक, और 10 फिंगरप्रिंट। आइरिस का होती है जो आँख स्कैन की जाते हैं, आइस आपकी जो स्कैन की जाती हैं। और ये कितने वर्ष के बच्चों का होगा, 5 वर्ष के ऊपर के बच्चों का लिया जाएगा। जो फोटोग्राफ है, फिंगरप्रिंट है 200, और आइरिस, मतलब कि जो भी आधार कार्ड में लिया, जैसे कि आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपके 200 फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ खींचा गया होगा और आइरिस स्कैन किया होगा, तो वो सब चीज़ें इसमें देनी पड़ेंगी, जो कि बायोमेट्रिक डाटा कहलाएगा। और यदि आपका आधार कार्ड बना है पहले से, तो आपको ये सब देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना आधार नंबर ही दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप पूरा डाटा उसमें लिंक कर दिया जाएगा। बात समझने वाली है कि अगर आपका पहले से आधार कार्ड बना है, तो आपको ये सब करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल अपना आधार कार्ड नंबर बताना होगा, वो इसके साथ में लिंक कर दिया जाएगा। चलिए पहला तो डाटा हो गया बायोमेट्रिक डाटा। दूसरा देखते हैं डेमोग्राफिक डाटा। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 15 तथ्यों की जानकारी देनी होती थी। ये 2003 की बात है। 2003 में जब अटल बिहारी के समय में बात की गई थी NPR की। चलिए तो अब देखिए कौन कौन से उसमें कॉलम होंगे, क्या क्या आपको भरना होगा। देखिए पहले नेम ऑफ पर्सन, आपका नाम होगा। रिलेशनशिप टू हेड, मतलब मुखिया के साथ आपका संबंध क्या होगा। सेक्स होगा, आपका लिंग क्या है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि क्या है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी शिक्षा लेवल क्या है। ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी, आपके पेशा क्या है। नेम ऑफ फादर, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। स्पाउस, पति या पत्नी का नाम क्या है। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान कहाँ का है। नेशनलिटी या डिक्लेयर, आपकी नेशनलिटी कब डिक्लेयर हुई है। प्रेजेंट एड्रेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंट, मतलब कहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस है। ड्यूरिंग ऑफ स्टे, प्रेजेंट एड्रेस, मतलब कब से आप इस एड्रेस पे रह रहे हो, मतलब आप कहीं पे किराए पे रह रहे हो तो आप कब से रह रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस, आपको परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये दिल्ली में कब से रह रहे हैं तो इसमें देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ बताना पड़ेगा दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं और दिल्ली में कब से रह रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारा होम टाउन कहाँ है, मतलब जो भी रायबरेली, वो हमें बताना पड़ेगा। अब देखिए जो 2019 या 20 में होगा, उसमें आपको 2-3 कॉलम और देखने को मिल सकते हैं कि इसमें वेयर पेरेंट्स वेयर बॉर्न, आपके माता पिता कहाँ पे पैदा हुए हैं, ये आपको बताना होगा। और उसके साथ में देखिए, उसके साथ में मोबाइल नंबर, आधार डिटेल, DL या वोटर ID कार्ड डिटेल, ये आपके ऑप्शन में होंगे। ये भरना मैंडेटरी जरूरी नहीं होगा, मगर आपको ऑप्शन दे जाएंगे, मोबाइल नंबर की सुविधा दी जाएगी। चलिए तो ये हो गया हमारे डाटा, कितनी चीज़ें मांगी जाएंगी, इसमें कितने भरे जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं ये सारा डाटा किसके पास रहेगा, ये मतलब कि किसके अधीन रहेगा। तो हम देख लेते हैं ये सारा डाटा किसके, रजिस्टर्स जर्नल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसके पास यह सारा डाटा आपका मौजूद रहेगा। अब बात करते हैं 2010 जनगणना के समय NPR डाटा कलेक्ट किया गया था। देखिए एक बार पहले भी ये 2010 में जब जनगणना हुई थी, उस टाइम NPR का डाटा कलेक्ट किया गया था। और उसके बाद 2015 में डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया था, मतलब घर घर जा कर के आधार कार्ड के साथ इसको लिंक किया गया था। तो याद रखेंगे ये 2010 में इसका काम शुरू हो चुका था और कहीं तक ये पूरा भी किया गया।
मगर ये दोबारा से 2020 में एक सही तरीके से इसको बीजेपी सरकार लागू करेगी और इसे आधार कार्ड के साथ अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, ये एनआरसी और एनपीआर में अंतर क्या है? कुछ लोग इसको समझ रहे हैं कि वही है, नहीं ये तो वो नहीं है। देखिए, एनपीआर क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और एनआरसी क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। देखिए, एनपीआर और एनआरसी में अंतर क्या होता है? देखिए, ये दोनों के दोनों क्या हैं? एनपीआर और एनआरसी ये किसके तहत आ रहे हैं? नागरिकता अधिनियम के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, जो कि मैंने अभी ऊपर बता भी चुका हूँ कि ये किसके तहत लाए जा रहे हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ये दोनों लीगल हैं, ऐसा नहीं कि अनलीगल हों। देखिए, एनपीआर में क्या होता है कि इसमें भारत के रहने वाले सभी व्यक्तियों को सोची होगी। देखिए, एनपीआर जो होगा इसमें भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सोची होगी, चाहे वो नागरिक हों या ना हो। और एनआरसी में क्या होगा? इसमें केवल और केवल वही व्यक्ति होंगे जो कि भारतीय नागरिक हैं। इसमें गैर नागरिक भी शामिल होंगे, नागरिक भी शामिल होंगे, मगर एनआरसी में क्या होगा? केवल और केवल रजिस्टर्ड होगा जो कि नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। तो देखिए, ये क्या होगा कि दोनों क्या होंगे? असम में लागू नहीं होंगे। और पहली चीज़ ये है कि अगर एनपीआर होता है तो क्या किया जाएगा? इसमें सबके डाटा लिए जाएंगे। और एक चीज़ ये होगा कि जिनमें मतलब कि जिनके निवास में कोई शक है, मतलब जिन्हें पता है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें कन्फ्यूजन होती है, शक होता है, तो उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें मार्क किया जाएगा। और उनसे जब एनआरसी लागू होगी तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। किसके पास पूरे डाटा हैं या नहीं है, तो वो एनपीआर के तहत देख लिया जाएगा और एनआरसी में उसको फॉलो किया जाएगा, उसे चिन्हित किया जाएगा। तो ये आपको पता होगा कि एनपीआर क्या है और एनआरसी क्या है, इसके बारे में आपने सही से समझा होगा। एनआरसी हालांकि अभी लागू नहीं हुई है, इसे असम में लागू करके देखा गया है और असम में लागू भी हुआ है। तो इसमें बहुत से रोहिंग्या शामिल हुए हैं, मतलब कि कम से कम 20 लाख के लगभग बाहरी लोग शामिल हैं देश के अंदर। तो इसीलिए एनआरसी भी लागू करना जरूरी है। और ये 2003 में भी अटल बिहारी के समय इसका मुद्दा उठा था। तो याद रखेंगे, एनआरपी और एनआरसी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।